नमस्ते। सूरज और पृथ्वी, इनका रिश्ता ही तो हमारे जीवन का आधार है। पर इसी रिश्ते में एक बड़ी दिलचस्प पहेली छिपी है। चलिए आज इसी को सुलझाते हैं। अब इस सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? सोचिए, जनवरी के महीने में जब हमारी पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, तब हमारे यहाँ मतलब उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। ऐसा क्यों भाई? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो उस पहेली को सुलझाने से पहले ना एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है पृथ्वी का हीट बैलेंस यानी ऊष्मा संतुलन। असल में यही वो संतुलन है जो हमारे इस ग्रह को रहने लायक बनाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ी बैटरी की तरह काम करती है। मतलब जितनी एनर्जी वो सूरज से लेती है, ठीक उतनी ही एनर्जी वापस स्पेस में भेज देती है। और इसी लेन देन के बैलेंस की वजह से यहाँ का तापमान जीवन के लिए एकदम परफेक्ट बना रहता है। लेकिन हाँ, ये जो बैलेंस है ना, ये बहुत ही नाजुक है। अगर ये जरा सा भी गड़बड़ाया तो समझिए हमारी पृथ्वी या तो एक धधकता हुआ आग का गोला बन जाएगी या फिर एक जमा हुआ बर्फीला रेगिस्तान। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और सूरज की एक किरण का सफर देखते हैं। जब सूरज से ये एनर्जी पृथ्वी की तरफ चलती है तो इसे एक खास नाम दिया गया है। इसे कहते हैं सूर्यातप या अंग्रेजी में इंसुलेशन। ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है, पर इसका मतलब बस इतना है कि सूरज से निकलने वाली वो सारी एनर्जी जो हमारे ग्रह तक पहुंचती है। और हाँ, ये जो एनर्जी है ना, ये शॉर्ट वेव यानी छोटी तरंगों की शक्ल में आती है। और ये जानना काफी दिलचस्प है कि हमारे वायुमंडल के एकदम ऊपरी हिस्से में हर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर हर मिनट करीब करीब 1.94 कैलोरी एनर्जी पहुंचती है। ये एक मजबूत आंकड़ा है जिससे हमें अंदाजा लगता है कि आखिर कितनी एनर्जी हम तक आ रही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी सूरज की सारी एनर्जी ले लेती है। होता क्या है कि हमारी पृथ्वी गोल है, एक गोले की तरह। तो सूरज की ज्यादातर किरणें उस पर सीधी नहीं बल्कि तिरछी पड़ती हैं, और बस इसी वजह से पृथ्वी सूरज की कुल एनर्जी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही अपने पास रख पाती है। तो चलिए अब वापस अपनी उस मेन पहेली पर आते हैं। अब जो जानकारी सामने आने वाली है वो उस कंफ्यूजन को और भी बढ़ा देगी जिसकी बात हमने शुरू में की थी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 3 जनवरी, इस दिन पृथ्वी होती है उपसौर या पेरिहीलियन पर, मतलब सूरज से सबसे नजदीक, और 4 जुलाई को होती है अबसौर या एफिलियन पर, यानी सूरज से सबसे ज्यादा दूर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी में पृथ्वी को ज्यादा सोलर एनर्जी मिलती है। तो फिर भाई ठंडी क्यों पड़ती है? तो अब हम इस पहेली के क्या वाले हिस्से से निकलकर क्यों वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जवाब पृथ्वी की दूरी में नहीं बल्कि कहीं और ही छिपा है। देखिए, सूर्यातप को ना कई सारी चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, दिन कितना लंबा है, या फिर हमारा वायुमंडल कितना साफ है। लेकिन इन सब में जो सबसे पावरफुल फैक्टर है वो है सूरज की किरणों का एंगल। और लीजिए, यही है उस रहस्य का जवाब। मौसमों का असली कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर 66.5 डिग्री का झुकाव है। बस यही झुकाव सब कुछ तय करता है कि सूरज की किरणें हम तक सीधी पड़ेंगी या तिरछी। इसे ना एक टॉर्च की मिसाल से समझिए। सोचिए, जब आप टॉर्च को सीधा नीचे की तरफ चमकाते हैं तो उसकी रोशनी एक छोटे से एरिया पर बहुत तेज होती है ना? लेकिन जैसे ही आप टॉर्च को तिरछा करते हैं, वही रोशनी एक बड़े एरिया में फैल जाती है और कमजोर हो जाती है। सूरज की किरणों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। लेकिन रुकिए, सूरज की किरण का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जमीन तक पहुंचने से ठीक पहले उसे हमारे वायुमंडल के एक आखिरी फिल्टर से होकर गुजरना पड़ता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो होता यह है कि हमारा वायुमंडल आने वाली ज्यादातर एनर्जी को तो सीधे सीधे आने देता है, मतलब वो उसके लिए ट्रांसपेरेंट है। लेकिन इसमें मौजूद जो ओजोन और पानी की भाप है, वो कुछ एनर्जी को सोख लेते हैं। और सबसे मजेदार चीज होती है स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। इसमें क्या होता है कि धूल और गैस के छोटे छोटे कण रोशनी को चारों तरफ बिखेर देते हैं। और ये जो स्कैटरिंग है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। असल में इसी की वजह से हमें दिन में आसमान नीला दिखाई देता है, और सुबह और शाम को, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, वही आसमान हमें नारंगी और लाल रंग का नजर आता है ना? विज्ञान का एक खूबसूरत नजारा जिसे हम लगभग रोज ही देखते हैं। तो हमने देखा कि कैसे पृथ्वी का झुकाव उसकी दूरी से कहीं ज्यादा मायने रखता है, और कैसे हमारा वायुमंडल एक फिल्टर की तरह काम करता है।
ये सब चीजें मिलकर एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस बनाती हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो संतुलन है, जो किसी कॉस्मिक संयोग जैसा लगता है, आखिर ये कितना मजबूत। ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना, कि भाई इतनी एनर्जी आ रही है, फिर भी हम एक आग का गोला क्यों नहीं बन गए। असल में इसका जवाब छिपा है पृथ्वी के एक कमाल के एनर्जी बजट में। सोचिए, एक ऐसी बैलेंस शीट जो कभी गड़बड़ नहीं होती। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि सूरज की किरणें हर जगह एक जैसी नहीं पड़ती। कुछ जगहों पर ये इतनी ज्यादा होती हैं कि जिंदगी पनपती है, तो कहीं इतनी कम कि सब कुछ जम जाता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये काफी चौंकाने वाले हैं। ट्रॉपिक्स यानी जो भूमध्य रेखा के पास के इलाके हैं, उन्हें ध्रुवों के मुकाबले लगभग 4.5 गुना ज्यादा सोलर एनर्जी मिलती है। मतलब एक तरफ 320 वॉट प्रति वर्ग मीटर की सीधी धूप, तो दूसरी तरफ सिर्फ 70 वॉट। ये अंतर बहुत बड़ा है। और यहाँ एक और मजेदार बात है, हम अक्सर सोचते हैं कि सबसे ज्यादा गर्मी तो ठीक इक्वेटर पर होती होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। दुनिया के सबसे ज्यादा गर्मी इलाके असल में सब ट्रॉपिकल रेगिस्तान हैं, जैसे सहारा। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ आसमान में बादल न के बराबर होते हैं जो सूरज की गर्मी को रोक सकें। एकदम साफ आसमान, मतलब सीधी, बिना फिल्टर वाली धूप। अच्छा, अब एक ऐसी बात जो शायद थोड़ी हैरान कर दे। हमारा जो वायुमंडल है वो सीधे सूरज से गर्म नहीं होता। असल में ये नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई पैन चूल्हे पर गर्म हो रहा हो। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। इस पूरी प्रोसेस का एक नाम है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी पहले सूरज की एनर्जी को एक स्पंज की तरह सोख लेती है और फिर उस गर्मी को धीरे धीरे वापस छोड़ती है। और हमारे वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो एक कंबल की तरह काम करती हैं, जो इस बाहर जाती हुई गर्मी को रोककर हमारे ग्रह को गर्म रखती हैं। देखिए, हवा को गर्म करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है कंडक्शन, मतलब जब जमीन अपने ठीक ऊपर की हवा को छूकर गर्म करती है। दूसरा है कन्वेक्शन, जिसमें वो गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। लेकिन मौसम के हिसाब से जो सबसे जरूरी है वो है एडवेक्शन, यानी हवा का एक जगह से दूसरी जगह जाना। गर्मियों में जो लू चलती है ना, वो इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, पृथ्वी के एनर्जी बजट पर। जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं, कितना पैसा आया, कितना गया, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी भी अपनी एनर्जी का पूरा हिसाब किताब रखती है। चलिए इसे एकदम आसान बना देते हैं। मान लेते हैं कि सूरज से 100 यूनिट्स एनर्जी आ रही है। अब देखते हैं कि हमारी पृथ्वी इन 100 यूनिट्स को कैसे मैनेज करती है। तो इन 100 यूनिट्स में से 35 यूनिट्स तो समझ लीजिए दरवाजे से ही वापस चली जाती हैं। इन्हें कहते हैं एल्बिडो, मतलब वो एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चली गई। बाकी बची 65 यूनिट्स, जिन्हें हमारा ग्रह और वायुमंडल सोख लेते हैं। तो ये 35 यूनिट्स रिफ्लेक्ट होती कहाँ से हैं? इसमें सबसे बड़ा हाथ है बादलों का। वो अकेले ही 27 यूनिट्स को वापस स्पेस में भेज देते हैं। बाकी की थोड़ी बहुत एनर्जी बर्फ जैसी चमकीली सतहों से रिफ्लेक्ट होती है। तो अगली बार जब बादल दिखें तो याद रखिएगा कि वो हमारे ग्रह के सबसे बड़े सनस्क्रीन हैं। और उन 65 यूनिट्स का क्या जो सिस्टम के अंदर रह गई? उनमें से ज्यादातर यानी 51 यूनिट्स सीधे जमीन और समंदर सोख लेते हैं। हमारे वायुमंडल को सीधे सीधे सिर्फ 14 यूनिट्स ही मिलती हैं। मतलब जमीन हमारे वायुमंडल से कहीं ज्यादा गर्मी सोखती है। अब देखिए, बजट का एक ही नियम होता है, जितना आया उतना जाना भी चाहिए। अगर पृथ्वी ने इन 65 सूखी हुई यूनिट्स को वापस नहीं भेजा तो वो लगातार गर्म होती चली जाएगी। तो बैलेंस बनाए रखने के लिए इन 65 यूनिट्स को वापस स्पेस में जाना ही होगा। तो ये होता कैसे है? हिसाब किताब कुछ ऐसा है। 51 यूनिट्स में से 17 यूनिट्स तो जमीन से सीधे स्पेस में निकल जाती हैं। बाकी 34 यूनिट्स वायुमंडल को गर्म करती हैं। अब वायुमंडल के पास अपनी 14 यूनिट्स पहले से थीं और 34 उसे जमीन से मिल गईं। तो कुल हो गई 48 यूनिट्स, जिन्हें वायुमंडल भी वापस स्पेस में भेज देता है। और ये देखिए, हिसाब एकदम बराबर। 35 यूनिट्स जो शुरू में रिफ्लेक्ट हुई और 65 यूनिट्स जो बाद में बाहर निकली। 35 और 65 हो गए पूरे 100। जितनी एनर्जी अंदर आई, ठीक उतनी ही बाहर चली गई। ये है कुदरत का परफेक्ट बैलेंस। तो ठीक है, बजट तो बैलेंस हो गया, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है।
हमने देखा कि कुछ जगहों पर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है और कुछ पर बहुत कम। तो हमारा ग्रह इन गर्म और ठंडे इलाकों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? इसे ऐसे समझिए कि 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच के इलाकों में एनर्जी सरप्लस है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी, और वहीं ध्रुवों पर हीट डेफिसिट है, यानी गर्मी की कमी है। अब इस असंतुलन को ठीक करने के लिए प्रकृति के पास दो बहुत बड़े एयर कंडीशनिंग सिस्टम हैं, एक तो हवाएं और दूसरी महासागर की धाराएं। ये दोनों ही हवा और पानी की विशाल नदियों की तरह काम करते हैं, जो गर्म इलाकों से एक्स्ट्रा गर्मी उठाकर ठंडे ध्रुवों की ओर ले जाते हैं और पूरे ग्रह के तापमान को काबू में रखते हैं। इस गर्मी के लेन देन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर ये सिस्टम न होता तो ट्रॉपिक्स में रहना नामुमकिन हो जाता। वो जल रहे होते और ध्रुव हमेशा के लिए बर्फ के गोले बने रहते। हमारा ग्रह जैसा आज है वैसा बिल्कुल नहीं होता। तो हमने देखा कि पृथ्वी का ये एनर्जी बजट किसी घड़ी की मशीनरी की तरह काम करता है। ये अविश्वसनीय रूप से जटिल है, पर फिर भी एकदम संतुलित है। और यही वो नाजुक बैलेंस है जो हमारे ग्रह के हर मौसम, हर जलवायु को कंट्रोल करता है। और ये हमें आज के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम जानते हैं कि इंसानी गतिविधियों से इस बैलेंस में गड़बड़ी आ रही है। तो सवाल ये है कि अगर ये नाजुक एनर्जी बजट संतुलन से बाहर हो जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए एक बहुत ही मज़ेदार सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि सर्दियों में यूरोप तो काफ़ी गर्म रहता है, लेकिन ठीक उसी लैटिट्यूड पर साइबेरिया पूरी तरह से जम जाता है? इस सवाल का जवाब हमें इस पूरे डिस्कशन के आखिर तक मिल जाएगा। तो आज हम 4 मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। वो कौन से कंट्रोल्स हैं जो टेम्परेचर तय करते हैं, पूरी दुनिया में गर्मी का मैप कैसा दिखता है, एक अजीब सी सिचुएशन जब गर्मी ऊपर उठती है, और आखिर में हमारे प्लैनेट का हीट बैलेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है टेम्परेचर कंट्रोल्स। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी भी जगह को गर्म या ठंडा बना देती है? तो ये हैं वो मेन प्लेयर्स जो तापमान का पूरा खेल कंट्रोल करते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड, मतलब आप इक्वेटर से कितने दूर हैं। फिर आती है ऊंचाई, यानी एल्टीट्यूड, समुद्र से दूरी कितनी है, वहाँ कौन सी हवाएं यानी एयर मासेस चलती हैं, और ओशन करंट्स। ये सब मिलकर किसी भी जगह के मौसम का मिजाज तय करते हैं। ऊंचाई की बात चली है तो एटमॉस्फेयर का एक बड़ा बेसिक सा नियम है, नॉर्मल लैप्स रेट। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। और ये गिरावट होती कितनी है, अंदाज़ा लगाइए। हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब समझ आया पहाड़ों की चोटियां हमेशा ठंडी क्यों रहती हैं। तो अब जब हम इन फैक्टर्स को समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि पूरी दुनिया के मैप पर ये कैसे दिखते हैं। हमारा अगला सेक्शन है मैपिंग ग्लोबल हीट। देखिए, दुनिया भर के टेम्परेचर पैटर्न को समझने के लिए साइंटिस्ट एक खास टूल यूज करते हैं। इसे कहते हैं आइसोथर्म्स या समताप रेखाएं। ये कुछ नहीं, बस मैप पर खींची गई ऐसी लाइनें हैं जो उन सभी जगहों को जोड़ती हैं जहां एक जैसा टेम्परेचर होता है। तो चलिए सबसे पहले जनवरी के महीने में दुनिया का टेम्परेचर मैप देखते हैं, और यहीं पर कहानी मज़ेदार हो जाती है। जनवरी में आप देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर का बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म समुद्री धाराएं हैं जो यूरोप को काफ़ी गर्म रखती हैं, और दूसरी तरफ साइबेरिया जो समुद्र से बहुत दूर है, वो एकदम जम जाता है। तो मिल गया ना हमारे शुरुआती सवाल का जवाब। अच्छा, अब ज़रा तुलना के लिए गर्मियों का हाल देखते हैं। ये है जुलाई का टेम्परेचर मैप। जुलाई में देखिए पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। आइसोथर्म्स अब लैटिट्यूड के लगभग पैरेलल चल रही हैं। इसकी सीधी सी वजह है, ज़मीन पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म होती है, और इसीलिए एशिया जैसे जो कॉन्टिनेंटल इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ये जो कॉन्टिनेंटैलिटी यानी महाद्वीपीयता का असर है ना, वो यहाँ साफ दिखता है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया में साल भर का टेम्परेचर रेंज 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, और वहीं इक्वेटर के पास जहां समुद्र का असर है वहां ये सिर्फ 3 डिग्री है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। अब तक तो हमने एक नियम समझा कि ऊपर जाने पर ठंड बढ़ती है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी अजीब सिचुएशन की जहां ये नियम उल्टा हो जाता है। इसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन।
तो बात को फिर से समझिए, नॉर्मल रूल क्या है? ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, लेकिन इन्वर्जन में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल उल्टा। लेकिन ऐसा होता कैसे है? इसके लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो लंबी सर्दियों की रात, दूसरा बिल्कुल साफ आसमान, कोई बादल नहीं, और तीसरा शांत हवा। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो जमीन अपनी गर्मी खोकर बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और अपनी ठीक ऊपर की हवा को भी ठंडा कर देती है। लेकिन उसके ऊपर वाली हवा की लेयर गर्म ही रहती है। बस हो गया इन्वर्जन। और इसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर भी पड़ता है। घना कोहरा इसी वजह से बनता है। शहरों का सारा पोल्यूशन, सारा धुआं जमीन के पास ही फंस जाता है और स्मॉग बन जाता है। हाँ, इसका एक फायदा भी है। घाटियों में ये फसलों को पाले से बचा लेता है। चलिए, अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और इन सारी चीजों को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं कि हमारे प्लैनेट का हीट बैलेंस आखिर काम कैसे करता है। यहाँ फिजिक्स का एक बड़ा नियम काम करता है, प्लैंक का नियम। ये बस इतना कहता है कि कोई चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी, उससे निकलने वाली एनर्जी की वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। इसीलिए सूरज से आने वाली रेडिएशन शॉर्टवेव होती है और हमारी ठंडी पृथ्वी से जो गर्मी वापस जाती है वो लॉन्ग वेव होती है। दूसरा जरूरी कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट, मतलब किसी चीज के 1 ग्राम को 1 डिग्री गर्म करने में कितनी हीट लगती है। अब मजे की बात यह है कि पानी की स्पेसिफिक हीट जमीन से बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से जमीन फटाफट गर्म और फटाफट ठंडी हो जाती है, जबकि पानी को गर्म होने और ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। और आखिर में इस पूरे डिस्कशन का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। हमारी पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि सोलर रेडिएशन, यानी जो गर्मी सूरज से आती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो गर्मी पृथ्वी से वापस जाती है, और हमारे एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन, ये सब मिलकर एक परफेक्ट हीट बैलेंस बनाते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इतने सारे फैक्टर्स मिलकर इस नाजुक बैलेंस को बनाए हुए हैं, तो सोचिए किसी एक फैक्टर में जरा सा भी बदलाव पूरे सिस्टम को कैसे बिगाड़ सकता है। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो ई-पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये जानकारी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है जो एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं। और हाँ, आपका एक शेयर किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई को आसान बना सकता है।